हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 जो कि है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है बच्चों? पावर को शेयर करना। और ये पावर शेयर बच्चों क्यों किया जाता है? ताकि एक ही देश के लोग पीसफुली रह सकें और उनके बीच में कोई कंफ्लिक्ट ना हो और सभी को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करने का पूरा अवसर और अपॉर्चुनिटी मिले। पावर शेयरिंग ऐसे देश जहां डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, रिच एंड पुअर का डिफरेंस है। ऐसे देशों में पावर शेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां पर? जहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अगर ये पावर शेयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा? एक ही देश के लोग जो मेजॉरिटी में होंगे, मान लीजिए कि किसी स्पेसिफिक रिलीजन को मानने वाले लोग ज्यादा हैं या किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, तो उनकी क्या हो जाएगी? मेजॉरिटी हो जाएगी। और उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। और इससे क्या होगा? इससे बढ़ जाएंगे कन्फ्लिक्ट्स। भाई एक को तो राइट मिल रहा है, दूसरे को राइट नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा? जो माइनॉरिटी में रह जाएंगे उनके बीच में, जो मेजोरिटी में है उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होंगे। और देखो, ये जो अपॉर्चुनिटी राइट होते हैं हमेशा टाइम के पर्सपेक्टिव में चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पहले वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वीमेन को ये रियलाइज हुआ कि उनको भी ये राइट मिलना चाहिए। ठीक है, पहले क्या था? वीमेन को राइट नहीं था। फिर इससे क्या हुआ? वीमेन के लंबे रिवॉल्यूशन के बाद कई देशों की गवर्नमेंट को ये पावर देना पड़ा, वीमेन वोट दे सकती है। अगर सेकंड एग्जांपल में हम देखें, देखो भारत में कई पहाड़ी इलाके जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर है, रिलीजन भी अलग है, तो इनके राइट को, अपॉर्चुनिटी को सेव करने के लिए गवर्नमेंट को इन्हें स्पेशल आर्टिकल के अंतर्गत इनको पावर दी गई है। अब सपोज करो ऐसा नहीं हो कि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए स्पेशल राइट ना मिले, तो क्या होगा? तो ये अपने आप को कंट्री से अलग समझेंगे कि नहीं यार, मेजोरिटी के लोग तो सारे राइट्स ले रहे हैं और हमें कोई राइट नहीं मिल रहा। तो वो क्या होगा? तो वो अलग कंट्री की डिमांड करेंगे। तो इसीलिए इनको स्पेशल आर्टिकल के अंतर्गत पावर दी गई ताकि इनको, इनके राइट को सेव किया जा सके। जैसे कि स्टेट में गवर्नमेंट जॉब के लिए इनको प्रेफरेंस मिलती है और कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी भाषा को लिस्ट कर दिया गया है, 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है, ताकि इनकी भाषा को पहचान मिल सके, इनको पहचान मिल सके। देखो, किसी भी व्यक्ति की जो पहचान होती है वो क्या होता है? उसकी लैंग्वेज होती है, उसका कल्चर होता है। तो भाई उनकी पहचान को भी तो सेव किया गया पावर शेयरिंग करके। ठीक, तो इस तरीके की पावर शेयरिंग करके हम कन्फ्लिक्ट्स को रोक सकते हैं और कंट्री के अंदर एक हार्मोनी स्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि कन्फ्लिक्ट्स ना हो। The central idea of power sharing revolves around the equitable distribution of authority. तो इसका जो सेंट्रल आइडिया क्या हुआ? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, कि भाई सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, पावर मिले, अथॉरिटी मिले, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन कर सकें। और इसके साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वेरियस एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और अदर सोसाइटल ग्रुप विद इन ए कंट्री। कि भाई गवर्नमेंट को भी, और जो डिफरेंट एथनिक, जो डिफरेंट कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उनका रिलीजन अलग है, और डिफरेंट सोसाइटल ग्रुप, इनको सबको इक्वल पावर मिले, अथॉरिटी मिले। और इसका जो पर्पज है, द पर्पज ऑफ पावर शेयरिंग इज टू प्रमोट स्टेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड पीसफुल
को एग्जिस्टेंस। देखो, अगर सबको इक्वल पावर मिलेगी तो सबके बीच में क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, देश में स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इंक्लूसिविटी होगी, डिसीजन मेकिंग में सबको इक्वल अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो रही है, डिसीजन मेकिंग में पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि सबको पार्टिसिपेशन का पूरा पूरा मौका मिल रहा है। और इससे क्या हो रहा है, प्रमोट स्टेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर इक्विटेबली, पावर शेयरिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ वन ग्रुप ओवर अदर्स। तो जब ये सबको इक्वल पावर मिल जाएगी तो इससे क्या होगा कि किसी एक बंदे के हाथ में पावर नहीं रहेगी, एंड इट reduce द likelihood ऑफ conflicts बेस्ड ऑन आइडेंटिटी और इंटरेस्ट। कि जो डिफरेंट इंटरेस्ट के ग्रुप हैं उनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये बेसिक सेंट्रल आइडिया पावर शेयरिंग का समझ पा रहे हैं। पावर शेयरिंग कैन कंट्रीब्यूट टू मोर इफेक्टिव गवर्नेंस बाय अलाउइंग फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या होगा, इससे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा लोगों का, ठीक, और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस होगी कि सभी जो व्यक्ति हैं सबको रिस्पॉन्स का मौका मिलेगा, सबको डिसीजन मेकिंग में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब पावर शेयरिंग की जो इम्पोर्टेंस को समझते हैं, पावर शेयरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। नेचुरल सी बात है, जब हम पावर शेयरिंग करते हैं, लोगों को एक करते हैं, उनको डिग्निटी देते हैं, उनको इक्वालिटी देते हैं, उनको पावर शेयरिंग करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि वे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना हिस्सा दे सके, तो इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है। तो डेमोक्रेसी का फंडामेंटल रूल तो यही है कि सभी लोग इंक्लूड होकर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना पार्टिसिपेशन दे सकें। ठीक है, सेकंड इससे क्या हो जाता है बच्चों की कंफ्लिक्ट को मैनेज करने में आसानी होती है। देखो, अभी हम ओवरऑल समझ रहे हैं कि पावर शेयरिंग एग्जैक्टली है क्या। चैप्टर का नाम तो हमने पढ़ लिया कि पावर शेयरिंग है, बट पावर शेयरिंग एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा सा बेसिक समझ करके चलते हैं। फिर आगे क्या होगा कि इससे थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने में हमें आसानी होगी। और सेकंड चीज क्या है, प्रमोटिंग सोशल हार्मोनी। तो इससे क्या होगा कि जो सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन वाले लोग हैं, उनके बीच में सामंजस्य बिठाया जा सकता है ताकि वो एक होकर के एक ही देश के अंदर आराम से शांतिपूर्वक रह सके। तो इन सब सोसाइटल डायनामिक्स को देखते हुए क्या होता है कि सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने में मदद मिलती है। जब सब अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे तो इसमें कन्फ्लिक्ट्स होने की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि सभी को पार्टिसिपेशन का मौका भी मिल रहा है। और हम जो डाइवर्स इंटरेस्ट के लोग हैं, डाइवर्स लैंग्वेज के लोग हैं, चाहे चाहे डाइवर्स रिलीजन के लोग हैं, तो हम उनको एकोमोडेट कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को एकोमोडेट कर पा रहे हैं ताकि उनके बीच में सोसाइटल कन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है बच्चों, तो फिर अभी अब हम एक केस बेल्जियम का लेंगे। बेल्जियम के पर्सपेक्टिव में हम पावर शेयरिंग की कंसेप्ट को समझेंगे कि किस तरीके से बेल्जियम ने अपनी कंट्री में हो रहे कन्फ्लिक्ट्स को केवल पावर शेयरिंग के थ्रू सॉल्व किया। तो ये एक केस है जिसमें हम पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और पावर शेयरिंग की कंसेप्ट को बेल्जियम के पर्सपेक्टिव में समझेंगे। ठीक, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप with a total area smaller than the Indian state of हरियाणा। भारत की जो हरियाणा की स्टेट है बेल्जियम, उससे भी छोटी कंट्री है यूरोप की। ठीक, और इसके जो बॉर्डर्स हैं, यानी कि इसके जो नेबर कंट्रीज हैं, वे कौन कौन सी हैं, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और इसकी जो पॉपुलेशन है केवल 1 करोड़ से कुछ ज्यादा होगी, और हरियाणा की जो जनसंख्या है यानी कि उसका हाफ के बराबर ही है। तो हमने देखा कि बहुत छोटी ये जो कंट्री है बहुत छोटी है,
यानी कि भारत की स्टेट से भी छोटी है। अब इसके एथनिक कंपोजिशन को समझते हैं कि यार यहाँ पे किस किस तरीके के लोग रहते हैं, वे कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। द एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम इज इंट्रिकेट with the majority of the population living in either the Flemish region or the Wallonia region। पॉपुलेशन है, अब इसकी जो पॉपुलेशन है वह 59% ऑफ द पॉपुलेशन फ्लेमिश रीजन के अंदर डच बोलती है। ठीक है, तो डच लैंग्वेज बोलने वाले कितने परसेंट हो गए? 59% इन फ्लेमिश रीजन। ये उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है बेल्जियम की कंट्री का। ठीक है, और 40% पॉपुलेशन वोलोनिया में क्या बोलती है? फ्रेंच बोलती है। ओनली 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, यानी कि डच बोलने वाले जो लोग हैं वह 59% है। 40% फ्रेंच बोलते हैं और 1% केवल जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन अगर हम इस कैपिटल सिटी, बेल्जियम की कैपिटल सिटी जो कि ब्रुसेल्स के अंदर थी, केवल इस छोटे से हिस्से के अंदर 80% of the people speak French, while 20% are Dutch speaking। अब देखो, जो पूरी कंट्री में जो लोग 59% लोग डच बोल रहे थे, अब ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी में आते ही वह सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो डच स्पीकिंग पीपल कितने रह जाते हैं? 20%। और जबकि जो फ्रेंच 40% लोग बोल रहे थे, वह ब्रुसेल्स के अंदर कितने हो जाते हैं? 80% हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये कितनी विविधता है कि एक ही कंट्री में कहीं ज्यादा लोग बोल रहे हैं, कहीं उनका जो रेशियो है वो बहुत कम है। अब हिस्टोरिकल टेंशंस क्या है इनके बीच में, उसको समझिए। और वह किस कारण थे? कि डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, यानी कि सबका समान रूप से विकास नहीं हो रहा था। कुछ बहुत ज्यादा लोग एजुकेटेड थे, ठीक है, किसी को एजुकेशन मिल रही थी, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी थी। कुछ लोग गरीब थे और कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर थे। और ये लोग कौन थे? डच स्पीकिंग लोग थे। ठीक है, और उसकी वजह से ही उनके अंदर रिसेंटमेंट था, उनके अंदर एक व्याकुलता थी कि नहीं, उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वे रिच थे, पावरफुल थे, जिसकी वजह से ये टेंशन बढ़ रही थी इन दोनों लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के बीच में। कौन कौन सी? डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग। अब ब्रुसेल्स में एक बहुत यूनिक चैलेंज हो गया था। अब जो डच स्पीकिंग पीपल थे वह कंट्री में मेजोरिटी में हो गए, लेकिन कैपिटल में वह माइनॉरिटी में थे। इससे क्या हुआ कि जो टेंशंस थी, कॉम्प्लेक्सिटीज थी, वह बढ़ गई। अब हम एक ऐसी ही कंट्री श्रीलंका का भी लेंगे, एग्जांपल लेंगे, और उसको भी पावर शेयरिंग की कंसेप्ट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपेयर करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी, क्या टेंशंस थी, क्या कन्फ्लिक्ट्स थे इन कंट्रीज के अंदर। बेल्जियम में जैसे हमने पढ़ा कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकर्स लोग थे विद वेरिंग रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं डच स्पीकिंग पीपल ज्यादा थे तो कहीं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज्यादा थे। और इन दोनों फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल के बीच में डिस्पैरिटीज थी एजुकेशन को लेकर के, ठीक, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के। अब इसमें पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट क्या हो सकता था इस कंट्री के अंदर? अब जो डच स्पीकिंग लोग थे वह ज्यादा थे। अब वो क्या करते? फोर्स करते। किसको फोर्स करते? फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को, ठीक है, कि नहीं, उनको भी पूरा राइट मिलना चाहिए।
तो वह अपनी डिमांड को लेकर के इन लोगों पे प्रेशर बनाते। तो इसका रिजल्ट क्या होता? इंट्रा कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते, सभी के अंदर झगड़े होते, की संभावना थी कि जो बेल्जियम था उसका पार्टीशन हो जाता, और ब्रुसेल्स पे कंट्रोल को लेकर के इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे। ये तो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, सिनेरियो हो गया कि इस बेल्जियम में क्या हो सकता था। अभी हम श्रीलंका का भी एक एग्जांपल समझते हैं। श्रीलंका में क्या था बच्चों, देखो सिन्हाला स्पीकर थे 74%, ठीक, सिंहला भाषा बोलते थे, और तमिल स्पीकर थे 18%, ठीक है, और सब ग्रुप थे श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल के, ठीक है। जो श्रीलंकन तमिल्स थे वे नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में सिचुएटेड थे, कंसंट्रेटेड थे, ठीक है। यानी कि ये जो नॉर्थ और ईस्ट का जो पार्ट था उसमें श्रीलंकन तमिल कंसंट्रेटेड थे। अब रिलीजियस और एथनिक डायनामिक्स को समझिए। जो सिंहला स्पीकिंग इंडिविजुअल्स थे वो बुद्धिस्ट थे, ठीक, वाइल तमिल्स आर प्रीडोमिनेंटली हिंदूज और मुस्लिम। और जो तमिल बोलने वाले थे उनका धर्म क्या था, हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे, और सिंहला बुद्धिस्ट थे। और जो क्रिश्चियन लोग थे वह तमिल भी थे और सिंहला कम्युनिटीज के लोग भी थे, ठीक है, जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ पे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता था? कि जो मेजॉरिटी के अंदर थे सिंहला बोलने वाले, वह पूरी कंट्री पे अपनी विल थी, अपनी इच्छा थी, यानी कि ये कंट्री उनकी तरीके से वो चलनी चाहिए, उनकी तरीके से उनको ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। वह क्या करती, इम्पोज कर देती पूरी कंट्री पे, नहीं हमें तो ये चीज चाहिए। और दूसरी जो कम्युनिटीज थी जैसे तमिल और श्रीलंकन तमिल्स थे, इंडियन तमिल्स थे, उन पे अपनी क्या करती, अपनी इच्छा को इम्पोज करती, उनको डोमिनेंस करने की कोशिश करती, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती। तो दोनों सिनेरियो बच्चों हमने बेल्जियम का भी देखा और श्रीलंका का भी देखा। अगर हम कंपैरेटिवली एनालाइज करें तो इसमें क्या, इन दोनों केसेस में क्या कंपैरिजन हो सकता है? सिमिलर पावर डायनामिक्स, both countries face challenges of numeric majorities potentially imposing wills on minority communities। कि जितने लोग, जो लोग मेजोरिटी में थे, यानी कि डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में थे बेल्जियम में, और यहाँ पे श्रीलंका में सिंहला स्पीकिंग लोग मेजोरिटी में थे, तो ये दोनों क्या कर सकते थे, ये अपनी विल को इम्पोज करते कंट्री के ऊपर। यानी कि क्योंकि ये मेजोरिटी में थे तो ये अपना एक डोमिनेंस और कंट्रोल दूसरे लोगों पर इम्पोज कर देते, उनको डोमिनेंस करने की कोशिश करते, डोमिनेट करने की कोशिश करते। अगर कोई किसी को इम्प्रेस करेगा, किसी को अपनी विल को इम्पोज करेगा, तो क्या होगा उससे बच्चों, बताइए मुझे। उससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स होंगे। क्योंकि अगर हमारे ऊपर ही कोई अपनी विल को इम्पोज करेगा, नहीं भाई ये काम तुम्हें ऐसे करना है, मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आप ऐसा होने दोगे? नेवर। तो उससे क्या होगा, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। तो इन दोनों देशों के सामने ये समस्या आ रही थी कन्फ्लिक्ट्स की, कि कम्युनिटीज के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। रिलीजियस डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था। बेल्जियम एंड श्रीलंका एग्जिबिट कॉम्प्लेक्सिटीज एट्रीब्यूटेबल टू हिस्टोरिकल डिस्पैरिटीज। भाई देखो, जो हिस्टोरिकल डिस्पैरिटीज थी, कोई कोई लैंग्वेज बोल रहा था, कोई कोई मेजोरिटी में था, ठीक है, तो ये जो हिस्टोरिकल डिस्पैरिटीज थी ये कंसंट्रेटेड थी एथनिक ग्रुप्स के बीच में। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डिवाइड्स थे। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस कंट्रीब्यूट टू इंट्रिकेट सोशल फैब्रिक एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स इन बोथ नेशन। भाई रिलीजियस और लिंग्विस्टिक की वजह से क्या हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावना थी।
उससे क्या हो सकता था, पार्टीशन एंड डोमिनेंस, कि या तो उन कंट्रीज को लैंग्वेज के बेस पे पार्टीशन कर देते, एक ये रिस्क था कि नहीं भी, दोनों को अगर कन्फ्लिक्ट नहीं करना है कम्युनिटीज के बीच में तो इनका पार्टीशन कर दो। और दोनों के बीच में रिलेशंस कैसे हो सकते थे, कन्फ्लिक्ट्स वाले, हमेशा ही बने रहते ये कन्फ्लिक्ट्स, चाहे आप उनका पार्टीशन ही क्यों ना कर देते कंट्री का। द रोल ऑफ पावर डायनामिक्स, द पावर डायनामिक्स बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक एंड एथनिक ग्रुप shape the socio-political landscape, potentially leading to conflicts if not managed effectively. अच्छा, तो इस पावर डायनामिक्स के अंदर जो लोग मेजोरिटी में थे वो अपनी पावर दिखाते, तो इससे क्या होता, सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप इस तरीके का हो जाता कि इसमें हमेशा कन्फ्लिक्ट्स होते रहते। ठीक है, वह अपनी लैंग्वेज को लेकर के अपनी डिग्निटी दिखाता है और दूसरी लैंग्वेज वाले अपनी डिग्निटी दिखाते, तो इससे क्या रहता कि हमेशा कन्फ्लिक्ट्स होते रहते अगर पावर डायनेमिक्स के थ्रू अगर इस चीज को शॉर्ट आउट किया जाता। हमने दोनों कंट्रियों के बच्चों हमने कन्फ्लिक्ट्स को समझा, पोटेंशियल जो रिस्क फैक्टर हो सकते थे उनको समझा। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो, कन्फ्लिक्ट्स तो थे और प्रॉब्लम भी थी और रिस्क फैक्टर्स भी थे, लेकिन उनका सॉल्यूशन क्या हो, और प्रॉब्लम भी थी और रिस्क फैक्टर्स भी थे, लेकिन उनका सॉल्यूशन क्या हो। अब सबसे पहले श्रीलंका क्या करता है, मेजोरिटेरियनिज्म अडेप्ट करता है। यानी कि मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब जो लोग मेजोरिटी में थे, कौन लोग थे श्रीलंका में, सिंहला कम्युनिटी पावर के अंदर थी, यानी कि जो लोग मेजोरिटी के अंदर थे वो सिंहला कम्युनिटी थी। तो ये क्या चाहते थे, ये डोमिनेंस चाहते थे गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि भाई ये मेजोरिटी में थे। तो इससे क्या हुआ, लीडिंग टू ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन रीजन्स एंड पॉइंट्स। तो वहां की गवर्नमेंट ने इनकी बात को सुना और उसको अडॉप्ट किया और सिंहला सुपरमेसी को एस्टेब्लिश कर दिया। नहीं भाई यही सर्वे सर्वा है, ये जो चाहेंगे वही होगा, और उनके फेवर में सारी पॉलिसीज बना दी। मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या क्या लिए, लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन हुआ। 1956 एक्ट रिकॉग्नाइज सिंहला एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज, कि सिंहला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, और जो तमिल स्पीकिंग लोग थे उसको डिसरिगार्ड किया गया, उसको डिसरिस्पेक्ट मिला कि भाई उनकी लैंग्वेज को प्राथमिकता नहीं दी गई। तो इससे क्या हुआ, उनको लिंग्विस्टिक राइट नहीं मिला तमिल कम्युनिटी को। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हुई, कैसे, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर सिंहला एप्लीकेंट्स इन यूनिवर्सिटी पोजीशन, कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो सिंहला एप्लीकेंट्स को प्राथमिकता दी गई, प्रेफरेंस दी गई। गवर्नमेंट जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन किया गया कि वहां पर भी सिंहला कम्युनिटी को प्रेफरेंस मिली। तो इससे भी क्या हुआ, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द तमिल कम्युनिटी हुआ कि उनको प्रेफरेंस नहीं मिली, इक्वालिटी नहीं मिली। कॉन्स्टिट्यूशनल बायस, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिससे पूरा देश चलता है, जिस रूल के हिसाब से पूरी कंट्री चलती है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड स्टेट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। तो उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, जो कि फॉलो करते थे सिंहला कम्युनिटी के लोग। तो इससे क्या हुआ, एलिनेटिंग प्रीडोमिनेटली जो पॉपुलेशन थी हिंदू और मुस्लिम तमिल के अंदर एक शत्रुता की भावना आ गई। नहीं आए तो हमारे रिलीजन को भी नहीं मान रहे, नहीं आए तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दे रहे, ये हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने में भी प्रेफरेंस नहीं दे रहे, ये हमारी लैंग्वेज को भी प्रेफरेंस नहीं दे रहे। तो इस तरीके के मेजर्स अडॉप्ट करने से क्या रिजल्ट रहा, तो तमिल लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, जिसको
इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। तो नेचुरल सी बात है, तो सबसे पहले क्या हो, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तमिल लोगों ने क्या सोचा कि नहीं यार, ये तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में है, इस लैंडस्केप में हमें बाहर निकाला जा रहा है, हमारी तो बात सुनी नहीं जा रही। श्रीलंकन तमिल्स ने क्या करा, एक कुछ अपनी पार्टीज बनाई और उसने क्या एडवोकेट किया कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए। उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी मिले, इक्वालिटी मिले एजुकेशन में और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज में, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज में। तो अपने कुछ इन इश्यूज को लेकर के उन्होंने क्या करा, पार्टीज बनाई, अपने आप को कंसोलिडेट किया। नेचुरल सी बात है, जब भी किसी के साथ इनइक्वालिटी होती है तो वह अपने आप को गठित करते हैं ताकि लोग उनकी बात को सुने, सरकार उनकी बात को सुने। तो ऐसा ही तमिल लोगों ने भी किया। अब उनकी डिमांड थी, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। देयर रिपीटेड डिमांड्स फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर तमिल पॉपुलेटेड प्रोविंसेस वर डिनाइड। लेकिन सरकार ने उनकी इस बातों को नहीं माना। इससे क्या हुआ, जो मार्जिनलाइज्ड लोग थे, जो कम थे तमिल लोग, तो उनकी आवाज उठने लगी, नहीं हमें तमिल एलम अलग से नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में बना करके दिया जाए। ठीक भाई, अगर आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो तो हमें एक ऐसा पार्ट दे दो कंट्री का जिसमें हम आराम से रह सकें, जिसमें हमें इक्वालिटी मिल सके, क्योंकि पूरी श्रीलंका में तो उनको इक्वालिटी मिल नहीं रही थी। तो इससे क्या हुआ, इससे सिविल वार हो गया, क्योंकि सरकार तो उनकी बातों को सुन नहीं रही थी। तो इससे क्या हुआ, एस्केलेशन टू सिविल वार। फेलियर टू एड्रेस तमिल ग्रीवेंसेज। ग्रीवेंसेज का मतलब पता है बच्चों आपको, कॉज ऑफ कंप्लेंट, कि वो जो कंप्लेंट कर रहे थे वह मानी नहीं जा रही थी। तो इससे क्या हुआ, कंफ्लिक्ट्स हुए और इससे ब्रूटल सिविल वॉर हुए, जिससे काफी लोगों की जान गई, डिस्प्लेसमेंट हुए, लोग अपने घरों को छोड़ करके उनको भागना पड़ा, एंड एक्सटेंसिव सोशल इकोनॉमिक डिवास्टेशन। नेचुरल सी बात है, जब झगड़े होते हैं, वार होता है, इंटरनल ये वार हुआ लोगों के बीच में, तो इससे क्या हुआ, पैसों की भी बर्बादी हुई और सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई। तो अभी अगर हम श्रीलंका के, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये सरकार ने जो भी अपने रूल बनाए, मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया, साधारण लोगों की बातों को सुना, उसका आफ्टर मार्थ क्या हुआ, उसके रिजल्ट क्या हुए। इससे क्या हुआ, सिविल वार हो गया, जो कि 2009 तक चला, वो वहां तब खत्म हुआ। इससे क्या हुआ, सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक बैकवर्ड हो गया श्रीलंका, और जो प्रोग्रेस थी उसकी एजुकेशन और हेल्थ केयर अचीवमेंट्स में, वह सब बैकवर्ड हो गई। इससे काफी लोगों की जान भी गई। श्रीलंका ने जो मेजर्स लिए उसको अंडरस्कोर किया गया, क्योंकि इसने इंक्लूसिव गवर्नेंस को अडॉप्ट नहीं किया, लोगों को इक्वालिटी नहीं दी। It stands as a stark reminder that sustainable peace and coexistence are only attainable through addressing historical grievances and promoting mutual respect। जब तक आप लोगों को बराबर की रिस्पेक्ट नहीं दोगे, उनकी ग्रीवेंसेस को नहीं सुनोगे, तो कन्फ्लिक्ट्स होंगे ही होंगे। तो पीस कभी मेंटेन हो सकता है, तभी मेंटेन हो सकता है, पीस तभी मेंटेन हो सकता है जब आप लोगों की बातों को सुने, उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट दें, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट करें, प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करें फॉर ऑल कम्युनिटीज। ये नहीं कि केवल आप एक ही कम्युनिटीज को आगे बढ़ाएं, यह गलत है। चलिए, श्रीलंका के मेजोरिटेरियनिज्म एस्पेक्ट्स को हमने समझा बच्चों। अब हम देखते हैं बेल्जियम में जो चीजें अडॉप्ट की गई, अब हम उसको देखते हैं कि उसने अपने देश में जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उसको कैसे एकोमोडेट किया, लोगों को किस तरीके से इंश्योर किया, किस तरीके की पॉलिसीज बनाई कि वहां पे कन्फ्लिक्ट्स ना हो। अब देखते हैं बच्चों
बेल्जियम ने अपने देश में एकोमोडेशन को किस तरीके से किया? बेल्जियम ने अपने देश के अंदर किस तरीके से डिफरेंट डाइवर्सिटी को, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोगों के बीच में कोलैबोरेशन किया, किस तरीके से उनके बीच में सामंजस्य लिखा। यहाँ श्रीलंका ने अपने देश में मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया, वही बेल्जियम ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया। द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन mandates equal numbers of Dutch and French speaking ministers, preventing unilateral decision making। यानी कि उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स के नंबर को इक्वल रखा, ताकि कोई एक यूनिलेटरल एक आवाज का डिसीजन ना ले सके। ठीक है, सब आपस में मिलकर के एक कोलैबोरेटिव रूप से डिसीजन मेकिंग कर सके। इसके साथ ही बेल्जियम ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया, यानी कि पावर को एक ही हाथ में सेंट्रलाइज नहीं किया। सिग्निफिकेंट पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड टू रीजनल गवर्नमेंट्स मेंटेनिंग देयर ऑटोनॉमी, यानी कि उन्होंने रीजनल गवर्नमेंट को भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको पावर दी। नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने हाथ में पावर को रखती है। जैसे कि हम आज भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जापान। रीजनल गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी आ सके, वे अपने डिसीजंस खुद ले सके, इसलिए वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया। इसी तरीके से ब्रुसेल सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। Both language communities have equal representation, fostering a sense of unity। यानी कि जब गवर्नमेंट हुई तो दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फोकस ऑन कम्युनिटी स्पेसिफिक इशू। ठीक है भाई, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनकी एक अलग कम्युनिटी बनाई की गवर्नमेंट बनाई गई और डच स्पीकिंग की अलग गवर्नमेंट बनी। तो यानी कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट हुआ, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो फ्रेंच स्पीकिंग भी थे और डच स्पीकिंग, अपनी अपनी कम्युनिटी के स्पेसिफिक इश्यूज को समझा, ताकि उनके बीच में कल्चरल प्रमोट हो सके और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को सॉल्व किया जा सके, उनको उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। देखो, जब अलग अलग कम्युनिटी को अपना अपना एक अथॉरिटी मिल गई कि नहीं, वो उसको डेवलप कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं, कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, सबके अंदर डिग्निटी की भावना होगी और देश एक रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी थी। द इंट्रिकेट मॉडल हैज इफेक्टिवली मेंटेन्ड हार्मोनी बिटवीन कम्युनिटीज। अब जो डिफरेंट कम्युनिटीज थी उनके बीच में ये तन्मयता आई, हार्मोनी आई और पीस आई। ठीक है, वो शांतिपूर्वक अपने डिसीजंस ले लिए। एंड दिस प्रिवेंटेड पोटेंशियल डिविजन्स। और ये जो जब उनके अंदर, उनके बीच में जब फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हुई, इससे क्या हुआ, जो डिविजन्स थी दोनों के बीच में उसको रोकने में मदद मिली। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू यूनिटी। जब सबको अपनी अपनी अथॉरिटी मिल गई है कि अपनी कम्युनिटीज को आगे बढ़ाने के लिए, तो उससे क्या हुआ, यूनिटी आई। सक्सेसफुल अवॉइडेंस ऑफ सिविक स्ट्राइक, सिविल झगड़े को एंड कंट्री डिविजन्स अंडरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ accommodating रीजनल डिफरेंसेस। तो इससे क्या हुआ कि जो रीजनल डिफरेंसेस थे उनको अकोमोडेट करने में आसानी और कंट्री की यूनिटी बढ़ गई। तो जब सब लोग एक ही दिशा के अंदर सोचेंगे, एक ही तरीके से सोचेंगे, झगड़े नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, देश के अंदर यूनिटी आएगी। अब ये सब चीजें इतनी इफेक्टिव हुई, बेल्जियम ने इस तरीके से इफेक्टिवली
सब रीजनल डिफरेंसेस को एकोमोडेट किया कि जो ब्रुसेल्स था ये यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया। यानी कि जब यूरोपियन यूनियन के अंदर से सारी कंट्रीज आई यूरोप की, तो ब्रुसेल्स को ही हेडक्वार्टर बनाया गया, क्योंकि इसने इन दोनों कम्युनिटीज के बीच के इश्यूज को इफेक्टिवली सॉल्व किया। The selection likely reflects the success of unity in diversity. क्यों? तो सक्सेसफुली जितनी भी डाइवर्सिटी थी उनको उन्होंने एकता में बदल दिया विद इन बेल्जियम, सर्विंग एज ए सिंबल फॉर द ब्रॉडर यूरोपियन कॉन्टैक्ट्स। यूरोपियन यूनियन के लिए उदाहरण बन गया। तो आई थिंक आपने समझा बच्चों की किस तरीके से बेल्जियम ने दोनों कम्युनिटीज के डिफरेंसेस को समझा और एक्चुअली उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी उनके गवर्नमेंट में, ताकि वे अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। नेचुरल सी बात है, इस चीज ने किस चीज को खत्म किया, कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट से वो खत्म हो गए और कंट्री के अंदर क्या हुआ, यूनिटी आ गई और डिवीजन भी नहीं हुआ। आई थिंक ये एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम आप समझ गए बच्चे। अब देखो दोनों देशों में, बेल्जियम में और श्रीलंका में, दोनों ने पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया। दोनों में दो डिफरेंसेस हैं। बेल्जियम की जो अप्रोच रही पावर शेयरिंग की, इससे क्या हुआ, रियलाइजेशन ऑफ यूनिटी। बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज दैट द यूनिटी of a country could only be achieved by respecting the sentiment and interest of diverse communities। कि जितने भी रीजनल जो डिफरेंसेस थे, वो सोसाइटीज के बीच में जो कम्युनिटीज के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो उनके इंटरेस्ट थे, वो उनके जो सेंटिमेंट्स थे, उनकी जो भावना थी, अपनी अपनी लैंग्वेज को लेकर के, भाषा को लेके और अपनी संस्कृति को, उन्होंने उनके सेंटिमेंट्स को और उन्होंने म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स किए। दिस रियलाइजेशन दैट टू द डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल को पावर शेयर। ठीक है, ताकि जो ऐसे उन्होंने मेजर्स लिए कि दोनों कम्युनिटीज उसको अडॉप्ट करें, emphasizing the need to prevent any one community from unilateral कि एक ही कम्युनिटी डिसीजंस ना ले सके, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन। दूसरी ओर श्रीलंका ने क्या करा, डोमिनेंस एंड डिफ्यूजन टू शेयर पावर। उन्होंने एक ऐसी केवल भाषा के लोगों को जो कि संख्या में ज्यादा थे, उनके डोमिनेंस को स्वीकार किया और जो लोग कम थे, जो लोग कम भाषा बोलने तमिल थे, उनको पावर शेयरिंग को रिफ्यूज किया कि भाई हम तुम्हें पावर नहीं देंगे। The example of Sri Lanka highlights the potential consequences when a majority community seeks exert dominance over others in efforts to share power। माइनॉरिटी में तो जो माइनॉरिटी थे लैंग्वेज बोलने वाले तमिल लोग, उनको पावर शेयर नहीं किया। इंटरमाइनिंग द यूनिटी, इससे क्या हुआ, देश की यूनिटी नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स ने क्या करा, सिविल वॉर का रूप ले लिया। तो इससे क्या हुआ, यूनिटी नहीं बनी। The decision to share power by the majority community can lead to the undermining of complete unity। ठीक है, जब आपने मेजोरिटी कम्युनिटी को सारी पावर दे, तो उससे क्या हुआ, यूनिटी खत्म हो गई देश की, एंड क्रिएट टेंशंस अमंग डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स, और दूसरे ग्रुप्स के बीच में टेंशन क्रिएट होने लगी। तो आई थिंक दोनों एकोमोडेशन को आप समझ गए बच्चों। एक है बहुत अच्छे तरीके से देश में रीजनल डिफरेंसेस को समझा, जबकि श्रीलंका ने मेजॉरिटी लोगों को डोमिनेंस की पावर और दूसरे लोगों को नेग्लेक्ट किया।
व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब इस चीज को समझते हैं बच्चों। ये तो हमने समझा कि पावर शेयरिंग की वजह से जितनी भी इनस्टेबिलिटी होती है, इट रिड्यूसेस द पोटेंशियल फॉर कंफ्लिक्ट। ये सच्चाई चीजें हमने समझी कि किस तरीके से समाज के अंदर हार्मोनी होती है और उसके अंदर पीस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। जहां पर डाइवर्स पॉपुलेशन हो, डाइवर्स रिलीजन्स हो, डाइवर्स लैंग्वेजेस हो, तो वहां पर पावर शेयरिंग करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा ही हमने श्रीलंका और बेल्जियम के केस में भी देखा। वेजिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया और वहां पर हार्मोनी स्टेब्लिश नहीं हो सकी। और उसके कंट्रास्ट में अगर आप देखोगे कि बेल्जियम ने कितने अच्छे तरीके से सारे लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। बेल्जियम में एकोमोडेशन करने के बाद कभी भी बेल्जियम को इस तरीके के कंफ्लिक्ट फेस करने को नहीं मिली। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं बच्चों की पावर शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इट कंट्रीब्यूट्स टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, reduces the potential for conflict between subgroups। कि सोशल ग्रुप्स के बीच में जो पोटेंशियल झगड़े हो सकते हैं उसको वो किस तरीके से कम कर रहा है। एंड अपोज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि सभी को इंक्लूड करना है, ठीक, और डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथ मिलती है, वह स्ट्रॉन्ग होती है। और जहां डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होगी वहां क्या होगा, लोगों को ज्यादा राइट मिलेगा, सबको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिलेगा। अब इसमें पहला इस चीज समझते हैं कि इट reduces the why it is desirable, because it reduces the conflict and instability। कि इसकी वजह से जितनी भी कंफ्लिक्ट होने वाले होते हैं विभिन्न सोशल ग्रुप के बीच में, यह उसको कम कर देता है। सोशल कंफ्लिक्ट often leads to violence and political instability। अच्छा, अब किसी देश के अंदर सबको पावर नहीं मिल रही है, सबको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है, सबको अपने आप को, सबके पास इक्वल पावर नहीं है, तो क्या होगा, उसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, लोगों के बीच में झगड़े होंगे, ठीक है, कंफ्लिक्ट बढ़ जाएंगे। और अगर लोगों को पूरा मौका दिया जाए कि वह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना पूरा सहयोग दें, उनके पास एक पावर है कि वह लॉ मेकिंग में अपना डिसीजन दे सके, अपना एक रिप्रेजेंटेशन दे सके, तो इससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वह कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा, पावर शेयरिंग से कि सभी को इक्वल मौका मिल रहा है, इंक्लूसिविटी बढ़ेगी, सबको लगेगा कि भाई हम सब एक पार्ट है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है, देश का एक पार्ट है, ठीक। दैट रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ सोशल, कि जो अनरेस्ट होने वाला था सोशल, वह कम हो जाएगा। अगर जैसा कि श्रीलंका के अंदर हमने समझा कि वहां पे मेजोरिटी लोगों की जो विल थी, उसकी जो इच्छा थी, यह लोगों पे इम्पोज की गई। भाई फिलहाल लोग क्या चाहते थे कि भाई उनको जॉब में प्रायोरिटी मिले, ठीक है, मिली उनको, एजुकेशन में प्रायोरिटी मिले, उनके लिए यूनिवर्सिटी में सीटें रिजर्व हो गई। तो लेकिन इससे हुआ क्या, कैसी चीजें सारी शॉर्ट आउट हो गई पूरे टाइम के शॉर्ट बनने के लिए। बट लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, कंफ्लिक्ट हुए लोगों के बीच में, जब उन्हें लगा नहीं यार कि हमारा तो राइट सुपरसीड किया जा रहा है मेजोरिटी लोगों के द्वारा। This tyranny of the majority is not only oppressive for the minority but can also bring ruin to the majority। अब उनको क्या लगेगा, माइनॉरिटी लोगों को, जो मतलब कि तमिल लोग थे, उनको ये लगा ये भी हमें तो ऑप्रेस किया जा रहा है, हमारे राइट छीने जा रहे हैं, ठीक। तो उससे क्या होगा, उनके बीच में कंफ्लिक्ट बढ़ गया, उससे लड़ाई झगड़े बढ़े, और उससे कितनी लाइफ गई, कितनी लॉस हुआ। तो पावर शेयरिंग एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट सच डिविजिंग टेंडेंसी। इस तरीके की जो टेंडेंसीज होते हैं कि कंफ्लिक्ट होने वाले होते हैं, जहाँ सोशल डाइवर्स सोशल ग्रुप्स के बीच में
जहाँ डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और जहाँ पे रिलीजन अलग अलग है, वहाँ पे जो कंफ्लिक्ट होने वाले होते हैं पावर शेयरिंग करने से उन लोगों के बीच में होने वाले झगड़े को, कंफ्लिक्ट को कम किया जा सकता है। ठीक, पहला रीजन समझिए कि व्हाई इट इज डिजायरेबल, इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट एंड इनस्टेबिलिटी। सेकंड, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। देखो, डेमोक्रेटिक वैल्यू सबको इंक्लूड करता है एक फेयर इलेक्शन के थ्रू। तो इसमें क्या होगा कि पावर शेयरिंग इज फंडामेंटल टू द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, इंक्लूड होकर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना सहयोग करके अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं। Democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise, ensuring that they have a say in how they are governed and can participate in the decision making process. कि ये इंश्योर करता है कि सब लोगों की एक पार्टिसिपेशन हो और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सब एक साथ मिल करके अपना सहयोग करें। It upholds the principle that people have the right to be consulted on how they are to be governed. कि लोगों से पूछा जाए कि भाई आपको किस तरीके की गवर्नमेंट चाहिए। This ensures that a legitimate government is one in which citizens, through their participation, acquire a stake in the system and have a sense of ownership in the governance of their society. कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है उसमें सिटीजन्स को ये इंश्योर किया जाता है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट में ये इंश्योर किया जाता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो और उनकी एक हिस्सेदारी हो उसके अंदर गवर्नमेंट में। आज देश के अंदर, भारत के अंदर इलेक्शन होता है, सबको ये महसूस होता है कि नहीं हमारे पास वोट की पावर है, हम भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। दैट्स द पावरफुल कि हमें पावर है। अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, ठीक है, कि पावर शेयरिंग कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है और किस किस तरीके से पावर शेयरिंग किया जाता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा कि पावर शेयरिंग को लेकर के प्रीवियस कंसेप्ट क्या थे। सबसे पहले हिस्टोरिकल नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पावर। तो जो पहले प्रिवेलिंग बिलीफ थी, ठीक है, वो क्या थी कि जो पावर है वो गवर्नमेंट को कंसंट्रेट करके रखनी चाहिए, ठीक है, एक पर्सन या एक ग्रुप के अंडर। एंड इट वाज थॉट टू फैसिलिटेट क्विक डिसीजन मेकिंग एंड एनफोर्समेंट। तो इसका फायदा क्या होता था कि डिसीजन मेकिंग में जल्दी से डिसीजंस लिए जा सकते थे और उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, इन्फोर्स किया जा सकता था। अब क्या हुआ, शिफ्ट विद इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब यही जो नोशन थी अब ये शिफ्ट हो गई कि जब डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। तो डेमोक्रेसी क्या कहती है, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। और वो किस तरीके से हो सकता है, डिसीजन में सबको पावर दे करके। वो कैसे होगा कि सबको डिसीजन मेकिंग की पावर दे करके। ठीक है, अब जब ये नोशन मर्ज हुई, ठीक है, द राइज ऑफ डेमोक्रेसी चैलेंज द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पावर। तो डेमोक्रेसी ने क्या किया, चैलेंज किया कि भाई कंसंट्रेट पावर को कंसंट्रेट नहीं रखना चाहिए, emphasizing the fundamental principle that political power originates from the people themselves। कि भाई उन्होंने इस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे जोर दिया कि पॉलिटिकल पावर जो है ओरिजिनेट्स होती है पीपल से ही। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एम्पावर्स पीपल टू रूल देमसेल्व्स। तो डेमोक्रेसी एम्पावर करते हैं लोगों की वे अपने रूल को अपने हिसाब से चलाए थ्रू सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, रिकॉग्नाइजिंग एंड respecting diverse groups and perspectives within society। और एक ही सोसाइटी में जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, तो डेमोक्रेसी क्या कहती है कि सबकी रिस्पेक्ट की जाए, सभी को पार्टिसिपेशन का पूरा मौका मिले। ठीक है, तो और क्या है, इंक्लूसिविटी एंड पार्टिसिपेशन, कि चाहे कोई किसी भी लैंग्वेज का हो, लैंग्वेज को बोलने वाला हो, या किसी भी रिलीजन का हो,
या कास्ट का हो, सबको पूरा मौका मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इंक्लूसिविटी और पार्टिसिपेशन की भावना को बढ़ावा मिलता है। सभी लोगों को, डाइवर्स ग्रुप को डिसीजन मेकिंग में पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इन ए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, all individuals are entitled to have a voice in shaping public policy। जब पब्लिक पॉलिसी बन रही है तो सभी की एक वॉइस उसके अंदर होनी चाहिए, सभी की यस उसके अंदर होनी चाहिए। reflecting the idea that political power should be distributed as many citizens as possible। तो जो पावर है, जितने ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स में हो सके उनको पॉलिटिकल पावर शेयर की जानी चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ पावर शेयरिंग, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ पावर शेयरिंग का? नेचुरल सी बात है, अभी हमने प्रीवियसली भी पढ़ा। इससे क्या होता है, इंक्लूसिविटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, कलेक्टिव डिसीजंस मेकिंग होता है, emphasizing the importance of accommodating diverse interests। और जो डाइवर्स डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, तो उन सबको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। शेयरिंग पावर मीन्स गिविंग एवरीवन ए चांस टू हैव ए से इन हाउ थिंग्स आर रन। तो चीजों को किस तरीके से चलाना है, सबकी उसके अंदर एक से होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। मेकिंग श्योर दैट डिफरेंट पीपल्स आइडियाज एंड नीड्स आर कंसिडर, कि सभी की आइडिया और नीड्स को समझा जा सके। It's like making sure everyone gets a turn to contribute and be involved in important decisions। चलिए, अब हमने इस नोशन को तो समझा, किस तरीके से डेमोक्रेसी आई, किस तरीके से शिफ्ट हुई, कि पावर को कंसंट्रेट नहीं रखना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और उसके बाद इसका इम्पैक्ट भी हमने समझ लिया कि इससे क्या क्या होता है। इंक्लूसिविटी बढ़ रही है, इससे सभी को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है। जो पावर शेयरिंग तो हमने समझा, इसका इम्पोर्टेंस भी समझा, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि ये किस किस तरीके से किया जाता है, इसके फॉर्म्स क्या होते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में सबसे पहले आता है बच्चों हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज अलाउ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट like the legislature, executive, and judiciary to each exercise distinct power while ensuring a balance that prevents any single branch from wielding unlimited authority। अब सबसे पहले तो बच्चों ये समझो कि हॉरिजॉन्टल क्यों है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में हम तो ये कह रहे हैं कि ये पावर इस तरीके से चल रही है, ठीक है। पहले लेजिस्लेचर, फिर आपका एग्जीक्यूटिव, फिर आपका जुडिशरी, ठीक है। हर जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसकी अपनी एक अथॉरिटी है, अपना एक काम, ठीक है। अब लेजिस्लेचर को पावर है लॉ बनाने की, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को पावर है उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसकी अपनी जुरिडिक्शन है। और जुडिशरी को पावर है टू मेक डिसीजन, ठीक है, टू मेक डिसीजंस एंड जस्टिस, टू मेक डिसीजंस एंड जस्टिस, ठीक है। तो सब अपने अपने काम के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। लेजिस्लेचर जब लॉ बना रही है तो जुडिशरी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जब ये लॉ बन गया है तो एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसकी अपनी एक पावर है। तो तीनों पार्ट्स को गवर्नमेंट के एक अलग पावर दी गई है अपनी अपनी जुरिडिक्शन में काम करने के लिए, ठीक है।
आई थिंक ये हॉरिजॉन्टल का फंडा आप लोग समझ गए बच्चे। लेजिस्लेटिव ब्रांच को समझ लेते हैं। लेजिस्लेटिव legislature is responsible for creating laws and policies. It holds the power to pass legislation की वह बनाती है, scrutinize the executive, जो executive वो scrutinize करती है, and represent the interest और citizens के interest को, कि वही वह citizens के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है कि लोग किस प्रकार का लॉ चाहते हैं, लोग कैसा लॉ चाहते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लॉ बनाया जाता है कि लोगों की नीड क्या है, उनकी जरूरत क्या है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लोग बनते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या करती है, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज टास्क्ड विद इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट अफेयर्स। तो जो गवर्नमेंट के जो होते हैं उनको मैनेज करती है और जो लॉ होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है। दिस इंक्लूड्स एनफोर्सिंग लॉज, मेकिंग डिसीजंस एंड मैनेजिंग पब्लिक रिसोर्सेज। और पब्लिक रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करना है, लॉ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, डिसीजंस बारे में किस तरीके से लेना है, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम होता है। वे उसको एक अलग से पावर दी जाती है ताकि वे अपना काम स्वतंत्र होकर कर सके। जुडिशियल ब्रांच को समझते हैं बच्चों। द जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉज, लॉज को इंटरप्रेट करती है। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, जितने भी झगड़े होते हैं वो सारे जो केसेस होते हैं, चाहे वो स्टेट्स के बीच में हो चाहे लोगों के बीच में हो, सारे जुडिशरी उनको रिजॉल्व करती है। एंड अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करती है, उसको बनाए रखती है ताकि सब लोग उसको फॉलो करें, उसको माने। जजेस प्ले एक क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग लीगलिटी, की जो कानून को इंश्योर करने के लिए जो जजेस का रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेयरनेस एंड जस्टिस इन सोसाइटी, कि ताकि फेयरनेस बनी रहे, किसी के साथ इनइक्वालिटी ना हो, सबको जस्टिस मिले इन सोसाइटी, ठीक। तो ये काम कौन देखता है, ये जुडिशियल ब्रांच देखती है और उसको इसकी एक पावर दी जाती है, ठीक है बच्चों। अब इससे होता क्या है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। द कंसेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर दैट नो सिंगल ब्रांच बिकम्स टू पावरफुल। अब लेकिन ये नहीं है कि सब पे एक चेक एंड बैलेंस जरूर रहता है। क्यों, अगर किसी को बिल्कुल पूर्ण स्वतंत्रता दे दोगे तो क्या होगा, वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। भाई अगर जुडिशरी को पूरी पावर दे दी जाएगी तो वह कहेगी नहीं भाई हमारी जो चलेगा, हम जो डिसीजन लेंगे जो वह पक्का है, ठीक है, उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। ईच ब्रांच हैज द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड द पावर ऑफ द अदर्स। अब सबको एक दूसरे की जो ब्रांच है उसको स्क्रूटनाइज करने की पावर भी है। भाई मान लो कि ऐसा लॉ बना दिया लेजिस्लेचर ने, तो उससे क्या होगा कि जुडिशरी इसमें इंटरफेयर कर सकती है, जुडिशरी इंटरफेयर करेगी और वह उसको लॉ को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकती है कि नहीं, इससे लोगों की जो हित है, लोगों के जो इंटरेस्ट है वो अफेक्टेड हो रहे हैं। तो जुडिशरी इसको लेजिस्लेचर को एक सजेस्ट कर सकती है, ठीक है। अब इससे होता क्या है, ओरिजेंटल पावर शेयरिंग से अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट बनी रहती है। इन डेमोक्रेसी मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। कि जो डेमोक्रेसी है इसमें जो मिनिस्टर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये जो लेजिस्लेचर है उसके प्रति अकाउंटेबल है, ठीक है। कि भाई नहीं, जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो मिनिस्टर्स होंगे वो जो लॉ बना रहे हैं उनको उसको क्लियरिफाई करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर, ठीक है। सिमिलरली जजेस डिस्पाइट बीइंग अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव हैव द अथॉरिटी टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो और अथॉरिटी होती है जजेस को कि वह जो एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस है उनके काम को, उनके फंक्शनिंग को रिव्यू कर सके, उनसे क्वेश्चंस पूछ सके कि भाई
किसी अमुक केस में अगर ये डिसीजन दिया जा रहा है कि भाई जिसमें एग्जीक्यूटिव की कोई खामियां देखने में आ रही है, तो वह उसको रिव्यू करने के लिए उसके पास अथॉरिटी होती है जजेस के पास, एंड लॉज मेड बाय और जो लॉ लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जा रही है उनको रिव्यू करने की भी अथॉरिटी होती है। ठीक, आई थिंक ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आप लोग समझ गए हैं बच्चों। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में बच्चों हम पढ़ेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या है? तो चैनल जो है डिवीजन का इस तरीके से नीचे की ओर चलता है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। मतलब जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक, फेडरल गवर्नमेंट को हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे फेडरलिज्म में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल बॉडी होती है या लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी आती है। ठीक है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है, पंचायत आती है। पंचायत तो आपको पता ही है बच्चों, विलेजेस के अंदर होता है, म्यूनिसिपैलिटी छोटे एरिया में होता है, कॉर्पोरेशन थोड़े बिग सिटीज में होता है। ठीक है, खैर ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, वह पूरे देश पे, पूरी कंट्री पे उसका शासन चलता है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट की जो जुडिक्शन होती है उसकी अपनी जो स्टेट होती है उसकी उस स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर अंदर उस स्टेट गवर्नमेंट का जुडिक्शन होता है, पावर। इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट होती है, इसी को हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज कॉमनली नोन एज द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, in the Indian context it is referred to as the central or union government. The state government at the provincial regional level such as those in India are called state government. ठीक है भाई, जिसकी जुरिडिक्शन स्टेट तक होती है स्टेट गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेशन ऑफ पावर, अब देखो स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनको कुछ पावर दी गई है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, जैसे डिफेंस, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है, जैसे कि पुलिस, हर स्टेट की पुलिस अलग होती है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको अलग अलग पावर दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। In countries with multiple levels of government, the constitution delineates the power of each level of government. This ensures clarity and delineates scope of authority of federal and state governments. Variation in government structure. Not all countries follow a federal system. देखो सारी countries federal system को follow नहीं करती. With distinct state or provincial government. In some nations there are no provincial or state government. कई कंट्रीज में क्या क्या होता है कि कोई प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, जैसे कि जापान। ठीक है, वहां पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हालांकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, लेकिन वो फेडरल सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि पावर को और नीचे स्टेट लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में वेरिएशंस भी होती है कंट्री टू कंट्री। आई थिंक ये वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर शेयरिंग आप समझ गए हो बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग को समझ लिया है। अब लेकिन इसके साथ हम समझेंगे कि इनमें कंपैरिजन। ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर, तो हम क्या हाईलाइट कर रहे हैं? सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ पावर, जिसमें क्या क्या आता है आपका? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। और इनको
और इनके पास अपनी एक पावर होती है जिसपे इनका अधिकार होता है और साथ ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, वो वे दूसरों से अलग होती है। द हॉरिजॉन्टल डिवीजन safeguards against the accumulation of too much power in any single branch। कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर से क्या होता है कि एक ही ब्रांच के अंदर में बहुत ज्यादा पावर का एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, इससे क्या होता है चेक एंड बैलेंसेस की, यानी कि टाइम टू टाइम ये एक दूसरे के काम को और एक्शन को लिमिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपको समझ में आ गया बच्चों। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या था? द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पावर refers to the allocation of power between different levels of government in a federal system। कि जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की और ब्रांचेज हो जाती है, जैसे पंचायत है, विलेज पे काम करती है, और म्यूनिसिपैलिटीज होती है। तो जो इसके जो डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, इसमें पावर को एलोकेशन होता है, एलोकेट किया जाता है, सच एज बिटवीन द सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। This vertical separation ensures that powers are shared between levels of governance। अब ये सारी पावर्स इन सबके बीच में सेपरेट की जाती है, with the central government usually having authority over national matters। और जितने भी नेशनल लेवल के मैटर्स होते हैं उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, जैसे कि डिफेंस हुआ, while regional governments have jurisdiction over local affairs। जैसे कि पुलिस का डिपार्टमेंट होता है, स्टेट की अलग होती है। ठीक है, ये स्टेट का मामला आ गया। तो इन सब कई सब्जेक्ट में इनके अलग अलग पावर दी। ठीक है, तो इस पावर शेयरिंग को हम समझ गए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अच्छा, अब हमने ये तो समझ लिया बच्चों कि भाई हॉरिजॉन्टल में जो डिफरेंट ब्रांचेज है गवर्नमेंट की, उसमें हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसके साथ ही हमने वर्टिकल में समझ लिया कि डिफरेंट लेवल्स और गवर्नमेंट में पावर को शेयर कर दिया। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो देश है वह डिफरेंट कम्युनिटीज का है, तो उसके लेवल पे भी पावर को शेयर किया जाता है। जैसे कि बेल्जियम के अंदर, ठीक, बेल्जियम में क्या हुआ था, द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसको लेकर के आया गया क्योंकि वहां पे डिफरेंट कम्युनिटीज थी। वहां पे क्या थे, फ्रेंच बोलने वाले अलग थे, ठीक है, और जर्मन बोलने वाले अलग थे। तो उनको जो सोशल ग्रुप था उनका, उसके बेसिस पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई और सबको अपनी अपनी पावर दी गई, रिकॉग्नाइजिंग देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज एंड इंटरेस्ट, ताकि वे अपने अपने जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है और इंटरेस्ट है उसको रिकॉग्नाइज कर सके और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेकर के लॉ को बना सके। ठीक, रिप्रेजेंटेशन फॉर सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन। सम कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन and legal arrangement, constitutional and legal arrangement to ensure that representation of socially weaker sections and women in legislative bodies and administration। ये सभी को जो वीकर सेक्शन है, वीमेन है, सभी को पार्टिसिपेशन का, रिप्रेजेंटेशन का पूरी अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक, क्योंकि सोसाइटी में तो वो सब लोग भी आ गए। ठीक है, जो वीकर सेक्शन है, वीमेन्स है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। इसके लिए क्या किया गया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज लेकर के आया गया कि नहीं, इस सेक्शन से इस प्रदेश की या इस स्टेट की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट को रिजर्व कर दिया गया। द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट इज ए की एग्जांपल। ठीक है,
ताकि उन लोगों को, ये एक एग्जांपल है पावर शेयरिंग का, कि नहीं उनके लिए एक सीट को रिजर्व कर दिया गया ताकि वह अपने लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सके और सबका से हो, सबका यस हो डिसीजन। इट एम्स टू प्रोवाइड स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डाइवर्स ग्रुप्स दैट माइट अदरवाइज फील एलिमिनेटेड, कि वो अगर अपने आप को अलग महसूस करके एक ही सोशल ग्रुप को में महसूस करें, अपने वो डिसीजंस मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज कम्युनिटी, जो लोग संख्या के अंदर कम है, माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, उनको एम्पावर किया जाए। Such arrangements are designed to ensure that minorities communities have a fair share of promoting their inclusion and participation, ताकि वे प्रमोट कर सके इंक्लूजन को और पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए उनको पावर शेयर किया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग आप क्लियर हो गया है बच्चों। अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को समझ लेते हैं, कोalition बेस्ड पावर शेयरिंग है। कोalition किसके बीच में? डिफरेंट पार्टीज के बीच में। अभी आपने 18th लोकसभा का एग्जांपल आपने समझा होगा बच्चों, कि अभी आपने 4 जून को जो रिजल्ट आए हैं 18th लोकसभा के लिए, इसमें कई प्रकार की पार्टियां जीती हैं, कई टाइप की पार्टियां जीते, कई पार्टियां जीती हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत किसी को भी नहीं मिला। ठीक है, पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए थी। कितनी सीट चाहिए थी? 272 सीट चाहिए थी। बीजेपी को पूरा नहीं मिल सका, लेकिन बीजेपी के पास काफी सीटें आई, लगभग 240, और इसके साथ ही लेकिन अभी भी ये दूर थे किससे? लोकसभा में गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोalition किया किससे? टीडीपी से और जेडीयू। टीडीपी आप जानते हो कि ये आंध्र प्रदेश में एक्टिव है और जेडीयू बिहार के अंदर एक्टिव है। ठीक है, अब देखो ये जो पार्टी है, अब बीजेपी की अपनी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है तो वो अपने मुद्दों पे काम करेगी, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करेगी, और जो लोग उसके फेवर में उनके लिए काम करेगी। अब इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में जो पार्टी टीडीपी एक्टिव है चंद्रबाबू नायडू की, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ और वायदे कर रखे हैं। अब जेडीयू है, उन्होंने नीतीश कुमार की जो पार्टी है उन्होंने कुछ और वायदे कर रखे हैं। तो अब ये जो मिली जुली सरकार बनेगी, ठीक है, तो बीजेपी को नेचुरल सी बात है अपना पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए टीडीपी और जेडीयू से क्या करना पड़ेगा? कोalition करना पड़ेगा। तो बीजेपी ने कोalition किससे किया? टीडीपी और जेडीयू को। लेकिन यहां ये बात समझनी जरूरी है कि यहाँ पे कोalition बेस्ड जो आइडियोलॉजी है उसकी पावर शेयरिंग है, उसको समझ लीजिए बच्चों। देखो हर डिफरेंट पार्टीज की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, डिफरेंट रीजनल लोगों को वो के इंटरेस्ट को वो शो करते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में ये फ्रीडम दिया जाता है कंटेंडर्स फॉर पावर विद कंपटीशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉल कंटेस्ट, कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉल कंटेस्ट करके लोगों से वोटिंग के थ्रू एक पावर ली जाती है। ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पावर गेन करती है। ठीक है, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है। अब इसके साथ ही समझते हैं बच्चों कि इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप इन ए डेमोक्रेसी। इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज रिप्रेजेंटिंग ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उनका भी एक अपना एक शेयर होता है गवर्नमेंट के पावर में, अपना एक इंटरेस्ट होता है। ठीक है, दे मे पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंटल कमिटीज और विल्ड इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये होता कैसे? देखो सबका ही अपना एक ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है, जैसे ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, इनका क्या इन्फ्लुएंस रहता है कोalition गवर्नमेंट में। अब इसको समझते हैं। देखो इंटरेस्ट ग्रुप
often support political parties, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जैसे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, कभी कभार पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट भी करते हैं विद देयर कंसर्न्स, कि उनके अपने एक इंटरेस्ट होता है, अपना एक कंसर्न होता है, एक एजेंडा होता है, एक आइडियोलॉजी होती है। ड्यूरिंग coalition formation, these interest groups may play a role in influencing which parties come together to form a coalition government based on shared policy goals। कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, coalition गवर्नमेंट में उनका ये रोल रहता है कि कौन सी पार्टी उनकी आइडियोलॉजी के करीब है, ठीक है। अभी रिसेंट के अंदर आपने देखा कि जैसे टीडीपी और जीडीयू ने कॉलिशन किया, वो किससे किया, वो बीजेपी से किया। वो चाहते तो कांग्रेस से भी कर सकते थे, जिसको अपनी बारी इंडिया गठबंधन कहा गया, ठीक है। लेकिन उससे जो जुड़े हुए इंटरेस्ट के ग्रुप थे, उनका ये इन्फ्लुएंस रहा होगा, नहीं आप बीजेपी गवर्नमेंट के साथ जाओ। इन्फ्लुएंस विद इन द कोलिशन, वंस ए कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, जब एक कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है, मान लो कि इस एग्जांपल में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, इंटरेस्ट ग्रुप में continue to build influence on the decision making process। वो जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है उसमें एक बिल्ड का काम करते हैं, एक जॉइंट का काम करते हैं, मेकिंग प्रोसेस थ्रू देयर कनेक्शन विद द स्पेसिफिक पार्टी विद इन द, they may have a more direct line of communication with certain parties that represent their interest। और उनका एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है सर्टेन पार्टी से, ताकि वे अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सके उसके थ्रू, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा कि इनका एक इन्फ्लुएंस रहता है कोलिशन गवर्नमेंट में, ठीक है, उनका एक क्लोजर रिलेशनशिप रहता है विद दैट पार्टी, गिविंग देम मोर इन्फ्लुएंस इन शेपिंग डिसीजन रिलेटेड टू देयर एरिया ऑफ कंसर्न। उनके जो एरिया ऑफ कंसर्न की जो चीज जब आती है तो वो इन्फ्लुएंस दिखाते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि प्रीवियस टाइम जो गवर्नमेंट में जो किसान थे वो डिसएग्री कर गए थे, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है जो किसान लोग हैं अब आगे उस पार्टी के साथ जाएगी जो उनके इंटरेस्ट को देखेगी, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक लॉ को फाउंड करेगी, फाउंडेशन डालेगी, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है उनका पार्टी के अंदर एक इन्फ्लुएंस रहता है, एक इफेक्ट रहता है, और ये कोलिशन गवर्नमेंट में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आई थिंक ये इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप आप समझ गए हो बच्चों। और इसी तरीके से ये पॉलिसी को एडवोकेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, इनका एक अलग से एक इन्फ्लुएंस रहता है। आई थिंक बच्चों कि ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से करा, पावर ऑफ शेयरिंग, आपने इसको सही से समझा किस तरीके से पावर शेयरिंग किया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, इन सब चीजों को इस चैप्टर में समझा बच्चों। इस चैप्टर के नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है बच्चों, वहां से आप इसके नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप एक फिजिकल कॉपी का प्रिंट लेकर के आप उसको ध्यान से पढ़ें, इस वीडियो को पूरा देखें, इससे चैप्टर आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।